हेलो। एक मिनट। हेलो। कैसे पता चलेगा? आ रही? हाँ जी। मॉड्यूल निकाले। एक जब भी मेरी क्लास हो मॉड्यूल जरूर लेकर के आए, अपन पूरी मॉड्यूल बेस स्टडी करेंगे, ठीक है। एक जब भी मेरी क्लास हो आप एनसीईआरटी जरूर लेकर के आए, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी, ताकि एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर लिखी है वो भी अपन डिस्कस कर लें। तो बेसिकली 11 का टॉपिक है, पढ़ा हुआ है आप सबने? हाँ। अच्छा ठीक है, पढ़ा हुआ नहीं है ये तो पता है किस टॉपिक में क्या क्या है। अच्छा ये भी नहीं पता? ऐसा मत करो यार, मतलब टाइम अपने पास थोड़ा कम होता है। बस मैं इतना सा जानना चाहूंगा आपसे कि हाँ ये होता है, ठीक। एक डाइवर्सिटी वैसे तो आपको बोरिंग लगती होगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसी बात नहीं है। और एग्जामिनेशन वेटेज भी काफी अच्छा है। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे पार्ट से जूलॉजी में भी क्वेश्चन आए इस साल। तो प्लांट डाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन जूलॉजी वाले सेगमेंट में भी डाला है अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ उसमें। तो टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, ठीक है। आपको जो भी आता हो मेरे साथ में शेयर करें, ठीक है। खास बात यह है कि मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने गलत बोला है, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं, है कि नहीं। तो अपन टू वे कम्युनिकेशन रखें, ठीक है। शुरू करें साहब? चलिए चलिए। अब कोई एनथ्यूज में नोट्स बनाता है क्या? नर्सरी में बनाते हैं नोट्स तो। और वैसे भी ये मॉड्यूल देखा जाए तो पूरी तरह से नोट्स ही है ना, क्या है। और बाकी जो एड ऑन करना हो आप इसी में एड ऑन करते रहना, है कि नहीं। मैं पूरा मॉड्यूल बेस रहूंगा, 1-1.5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मेरी क्लास ढंग से सुने और घर जाके सिर्फ 15 मिनट उसको पढ़े, बाकी कुछ नहीं करना। एग्जाम में जो 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो सारे सही हो जाएंगे, ठीक। सिर्फ 15 मिनट जो मैं पढ़ाऊँ, 1-1.5 पेज से ज्यादा कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए जी शुरू करें। चलिए जी। तो सबसे पहला डाउट तो यही आता है, नहीं? बोले सर जैसे हमने मॉड्यूल खोला, मॉड्यूल का पहला वर्ड डाइवर्सिटी है, और आपने बोर्ड पर पहला वर्ड लिखा है टेक्सोनॉमी। तो डाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी बोथ आर सेम या दे हैव प्रॉपर डिफरेंस? एक ही चीज है या इनमें कुछ फर्क है? बताए। फर्क है, चलो एक एक करके खड़े होते जाओ, बताते जाओ क्या फर्क है। कम। बोले ऐसी बात है तो एक ही है। चलो बता, मैंने कहा ना मैं आपको सुनना चाहता हूँ बस। चलिए जी बताइए क्या फर्क है, अगर आपने बोला इनमें फर्क है तो। हाँ बेटा। वेरी गुड, शाबाश। और कोई? बोले। कोशिश तो करो, मैंने कहा ना मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या बोला है। हाँ बोलो। कोशिश तो करो, हाँ बेटा। मेरे को लगा यार बता रहा है, याद है, मजे ले रहा है। हाँ बेटा। वेरी गुड, शाबाश। एक और, एनीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। चलिए जी। मोटे तौर पर देखा जाए तो डाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी बोथ आर सेम, दे आर सिनोनिमस। आप एनसीईआरटी उठा के लें या कोई और बुक उठा के देखेंगे तो आपको डाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी ऑथर सिनोनिमस वर्ड की तरह यूज करता हुआ लिखेगा। कहीं भी उसने डाइवर्सिटी लिखा है, कहीं भी उसने टेक्सोनॉमी लिखा है। लेकिन हम फर्क करना चाहें, दे हैव प्रॉपर डिफरेंस। डाइवर्सिटी एक इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है जिसे एक आम आदमी इस्तेमाल करता है डिफरेंट थिंग्स को बताने के लिए। ये डिफरेंट थिंग्स कुछ भी हो सकती है।
डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हो सकती है, डिफरेंट टाइप के वॉल कलर हो सकते हैं, आपकी वाटर बॉटल ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो सकती है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका फूड हैबिट, आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, जो भी चीज अलग है उसके लिए आम आदमी जिस वर्ड का इस्तेमाल करता है वो वर्ड है डाइवर्सिटी। वही टेक्सोनॉमी एक साइंटिफिक डिक्शनरी का वर्ड है जिसे एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा काम में लेता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ और लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी जहां पर की जाती है वो है बायोलॉजी। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग के बारे में जहां बात की जाती है, लाइफ के बारे में जहां बात की जाती है वो बायोलॉजी। और बायोलॉजी की एक ब्रांच है टेक्सोनॉमी। तो जब बायोलॉजी में आप लिविंग की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी में आप किसकी बात करेंगे? लिविंग की, नॉन लिविंग की, या दोनों की? लिविंग की। क्लियर है? तो दोनों में फर्क समझ में आया? डाइवर्सिटी का मतलब इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग और बोथ। हाँ, तीनों। इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग और बोथ, तीनों। डाइवर्सिटी का मतलब हमेशा ये नहीं है कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों की बात की जाएगी। ऐसे समझो, वॉल्स में कलर को लेकर के डाइवर्सिटी है, सही है गलत? स्टेमन में नंबर को लेकर के डाइवर्सिटी है, सही है गलत? वॉल्स में कलर को लेकर के और स्टेमन में नंबर को लेकर के डाइवर्सिटी है, सही है गलत? ये तीनों बातें हो गई। पहला वाला एग्जांपल था नॉन लिविंग का, वॉल्स में कलर। दूसरा वाला एग्जांपल था लिविंग का, स्टेमन का नंबर। और तीसरा वाला था बोथ, जिसमें नॉन लिविंग लिविंग दोनों के बारे में बात की गई। क्लियर? अब मैं ये स्टेटमेंट ऐसे बोल सकता हूं कि वॉल्स में कलर को लेकर के टेक्सोनॉमी है। क्यों नहीं बोल सकते? नॉन लिविंग। बात समझ में आ रही है साहब? तो दोनों शब्दों में फर्क समझ में आया? तो टेक्सोनॉमी वर्ड इज इटसेल्फ स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद लिविंग ओनली। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं टेक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो ये तय बात है साहब कि हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलता कि मैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये भी होता है ये लिविंग भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग भी हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। दोनों भी हो सकते हैं। दोनों शब्द क्लियर है? तो बताओ टेक्निकली क्या साउंड है? मैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ा रहा हूं ये, या ये मैं आपको टेक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूं ये बात कतई गलत नहीं है कि मैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ा रहा हूं, ये भी सही है। लेकिन ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट क्या है? टेक्सोनॉमी पढ़ा। दोनों वर्ड क्लियर है? एक वर्ड और सुना होगा आपने, बायोडाइवर्स। सुना है क्या? ये क्या है? हाँ, वेरी गुड। फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? उस सब में वही होता है, वही फर्क समझा रहा हूं। मैं बायोलॉजी की उस ब्रांच को डील कर रहा हूं जो स्ट्रिक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में बात करेगा। तो ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं आपके सामने। तो मैं हमेशा जब भी बोलूंगा इन तीनों में से कौन सा वर्ड काम मिलूंगा? श्योर। मैं बायोलॉजी की एक ब्रांच डील कर रहा हूं जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। बायोलॉजी के दूसरे टीचर भी आपके सामने आए होंगे। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं, इकोलॉजी वाले सर। अरे, इकोलॉजी वाले सर आए। इकोलॉजी वाले सर ने इन तीनों में से कौन सा वर्ड काम मिले? बस ये फर्क। तो बायोलॉजी के अदर टीचर जो लिविंग में डील कर रहे हैं वो कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो मैं कह सकता हूं बायोडाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी सिनोनिमस है। जब हम टेक्निकली बात करेंगे तो किस वर्ड की? और बायोलॉजी के दूसरे ब्रांच को डील करने वाले टीचर जब डाइवर्स लिविंग ऑर्गन की बात करेंगे तो दोनों में फर्क समझ में आया? तो मैं जब भी बात करूंगा ये शब्द की बात करूंगा, ये शब्द और ये शब्द एक ही है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल है, जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी की अदर ब्रांच से डील कर रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी वर्ड का काम को। तो बायोडाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी दोनों के दोनों एग्जैक्टली सिनोनिमस है। बस फॉर्मेट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। बायो वर्ड लगने का मतलब हम यहाँ पर सिर्फ लिविंग की ही बात करेंगे, जबकि डाइवर्सिटी का मतलब इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग और बहुत, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों वर्ड क्लियर है? बोलो। चले, अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी क्या है। भाई ये साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है? ये पता नहीं था यार कि कोरोना में 1.5 साल की ट्रेनिंग यहाँ काम आएगी। हाँ हाँ, देखा कितना साफ सुथरा लगाता हूँ। चलो,
अब बात ही आती है ये क्या है। वो वो जो लिखा है उसकी बात करो, ये क्या है। चलें, थोड़ा सा टेक्निकल होकर बात। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज नॉट ए डेफिनेशन, इट इज ए स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया कि टेक्सोनोमी क्या है। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ठीक, देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में दो वर्ड है जो आपको परेशान करेंगे। पहला है पर्टिकुलर एरिया और दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर एरिया वो एरिया होता है जिसकी हमने लिमिटेशंस मार्क कर रखी, जिसकी हमने बाउंड्रीज बना रखी। आपने देखा गार्डन कब तक गार्डन है, जब तक उसकी बाउंड्रीज है। इमेजिन करें उसकी बाउंड्रीज को हटा दें तो क्या हम उसे गार्डन कह सकते हैं? तो पर्टिकुलर एरिया वो एरिया होता है जिसके आपने लिमिटेशंस को मार्क किया होता है। वो कुछ मीटर से लेकर के कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है। वो 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्वाड्रेट भी हो सकता है। इकोलॉजी में क्वाड्रेट आपने नाम सुना होगा, जिसमें प्लांट स्पीशीज की स्टडी की जाती है और रिचनेस के बारे में बात की जाती है, डाइवर्सिटी के बारे में बात की जाती है, और कई हजार किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो पर्टिकुलर एरिया में ये रूम देखो, चार दीवारी बनी हुई, यहाँ ये नहीं, एलन प्रमाइसेस हो सकता है, कोटा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, इंडिया हो सकता है। देखा होगा आपने इंडिया की बाउंड्रीज बनाई हुई, यहाँ ये नहीं। तो पर्टिकुलर एरिया वो एरिया होता है जिसकी हमने लिमिटेशंस को मार्क किया हो। ठीक है, ये कुछ मीटर से लेकर के कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है। सबसे पहले आपको एरिया डिसाइड करना होता है कि कहां से लेकर कहां तक हम स्टडी कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एरिया क्लियर है, सही है और नो? दूसरा, इसमें मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक आप कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं? बोलो। दो, एक का नाम है प्लांट्स और दूसरे का नाम है एनिमल। तो बताओ, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाएगी? किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट की स्टडी क्या कहलाएगी? प्लांट टेक्सोनोमी। क्या कहलाएगी? और किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले एनिमल की स्टडी? क्लियर है साहब? सारे वर्ड से कनेक्ट हो रहे हो? स्टार्टिंग के 2 3 4 लेक्चर तक हम प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाने के लिए दूसरे सर आएंगे। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी टेक्सोनोमी। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट की स्टडी क्या कहलाएगी? प्लांट टेक्सोनोमी। और एनिमल की स्टडी? अब आपने कहा किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, हाउ, कैसे? तो इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एंटर होने के बाद अगर आप कुछ पॉइंट सिस्टमेटिकली कवर कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया की टेक्सोनोमी की स्टडी कर दी। वो कौन कौन से देखें साहब? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, नोमेनक्लेचर। थर्ड, क्लासिफिकेशन। और फोर्थ, एफिनिटीज। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में एंटर होने के बाद अगर हम इन 4 पॉइंट को सिस्टमेटिकली एक बार कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया की टेक्सोनोमी की स्टडी कर दी। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आइडेंटिफिकेशन? हाँ यार, ये कैसे पता चलेगा कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, आप बोर्ड तो दिख रहा है ना, उनको कैसे पता चलेगा कि चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, आवाज आ रही है, प्लीज रिप्लाई। हाँ, आ गया, ठीक है, चल रही है, आ गया। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आइडेंटिफिकेशन? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? बोलिए। अब वो तो हिंदी में बोलते हैं भाई। हाँ, हाउ? वेरी गुड। हाँ, और कोई? बोलो, कोशिश तो करो। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आइडेंटिफिकेशन? आप आइडेंटिफिकेशन क्या समझते हैं?
तो ये कैसे रिकॉग्नाइज किया आपने? वेरी गुड, वही बोल रहा हूँ ना, आइडेंटिफिकेशन को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर्स को नोट करना। भाई सीधी सी बात, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर को आप नोट करेंगे, लगाते हैं कि खुला रखते हैं? नहीं वो तो आप जानो, आप, मैं तो आज ही आया हूं। कुंदी उंदी मत लगा भाई, मैं अकेला हूं। तुम बहुत सारे हो और टॉपिक बड़ा खतरनाक है। चले, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जनरल कैरेक्टर को नोट करना। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब आप जनरल कैरेक्टर नोट करेंगे तो तीन बातें होती हैं। पहला, यदि कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है तो नाम निकल के आएगा। कंडीशन नंबर दो, कैरेक्टर के रिगार्डिंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं है लेकिन मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है तो मिलता जुलता नाम आएगा। और कंडीशन नंबर तीन, कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं है तो जो कैरेक्टर आपने नोट किए हैं उनमें से किसी एक कैरेक्टर को या एक से ज्यादा कैरेक्टर को बेस बनाकर आप उसे नाम देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के साथ में जो दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है वो है नॉमेनक्लेचर या नेमिंग। फिर रिपीट करता, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर को नोट करने के बाद में तीन बातें होंगी। कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है तो नाम निकल के आएगा। कैरेक्टर के रिगार्डिंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं है, उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में तो मिलता जुलता सिनोनिमस नेम सामने आएगा। और कंडीशन नंबर तीन, अगर कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं है तो जो कैरेक्टर आपने नोट किए हैं उनमें से एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को बेस बनाकर आप उसे नाम देंगे। आओ एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मैं आप लोगों की तरफ से एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर हो रहा हूं, मैं वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म को देखूंगा, उनके कैरेक्टर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप जिस लेवल पर उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लें, बोल के बताना कि ये वो ऑर्गेनिज्म है। ट्राई करेंगे? चलेंगे। तो मैं आप लोगों की तरफ से एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर हुआ, मैंने वहां पर एक बड़ा भारी भरकम सा एनिमल देखा जिसके बड़े बड़े ईयर्स हैं। हाँ, शाबाश। तो कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में थी तो नाम निकल के आया। कंडीशन नंबर वन प्रूव। चलो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, मैं आप लोगों की तरफ से एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर हुआ, वहां पर मैंने एक लंबा रस्सी जैसा ऑर्गेनिज्म देखा। हाँ, सांप। लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नहीं, मेरे को तो बताते इंग्लिश मीडियम बैच है। सांप नहीं, थोड़ी देर पहले भी हाथी था, वो तो बाद एलिफेंट। नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था वहां पर तो, लेकिन बात दब गई थी तो बाद में अभी तो क्लियर होगा, सांप। तो हेंस प्रूव, अगर कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है तो नाम निकल के आया साहब। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मैं आप लोगों की तरफ से एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर हुआ, मैंने वहां पर एक ग्लास जैसा ऑर्गेनिज्म देखा जिसके अंदर मैंने जैसे गर्म पानी डाला उसकी स्किन गर्म हो जाती है, जैसे मैंने उसके अंदर ठंडा पानी डाला उसकी स्किन ठंडी हो जाती है और वो उछल उछल के चल रहा है। फ्रॉग। ठीक, चले जी। क्या फ्रॉग ग्लास के जैसा होता है? ये कंडीशन नंबर दो है। हाइड्रा उछल उछल के नहीं चलता, हाइड्रा का फ्लोटिंग मूवमेंट होता है इस टाइप से, यूं फिर यूं फिर यूं, उछल के नहीं चलता। ये कंडीशन नंबर दो है। कैरेक्टर के रिगार्डिंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं है, मिलती जुलती इंफॉर्मेशन थी तो मिलता जुलता नाम आया। आया कि नहीं आया? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दो ही बातें रहेंगी अब तीन में से, या तो आप उसके बारे में जानते हैं या आप उसके बारे में नहीं जानते। जानते हैं तो नाम निकल के आएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो जो कैरेक्टर आपके पास में है उनमें से किसी एक कैरेक्टर को बेस बनाकर आप उसे नाम देंगे। अब जैसे मैंने चार कैरेक्टर रखे, नॉमेनक्लेचर की सबसे बड़ी खास बात होती है कि नॉमेनक्लेचर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी मैं चार कैरेक्टर आपको दूर बोलूं, इन चार कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को बेस बना के नाम दो, तो हो सकता है किसी को ग्लास जैसी स्ट्रक्चर अच्छी लगी होगी तो नाम देगा ग्लास या ग्लासी। हो सकता है उछल उछल के चलना अच्छा लगा तो नाम देगा उछलू या जंपिंग जैक। ऐसे देते हैं यार ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी 3 दिन बाद दिवाली आने वाली, नहीं आप लोग घर भी जाने की सोच रहे होंगे, जो जाने वाले गए, और बेस्ट वे जाने का वो है ट्रेन। नॉर्मली टाइम से थोड़ा डिले आती है तो आप सामान वामान लेकर के रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं साहब, नहीं, अब आपकी आंखों के सामने एक बालक बैठा है। हाँ, देखो मैं तो एडवांस की बात करता हूँ, अपडेट रहता हूँ हमेशा, यही अपडेट है। ठीक, अब ऐसे घूर घूर के तो देख नहीं सकते, कैसे देखेंगे? तो क्या देखेंगे साहब?
कैरेक्टर, आपने कैरेक्टर नोट किया, देखो इमेजिन करना, बहुत ज्यादा मोटा है, काला है, सर पर बाल कम है, और जब से आपने उसे देखा वो तब से लगातार खा रहा है। कितने कैरेक्टर हुए? कितनी बातें होंगी? 3। कंडीशन नंबर 1, जैसे आपने कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किए, कैरेक्टर नोट किए, वैसे पता चला सिद्धांत तू यहां क्या कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर पता चला ये सिद्धांत है जो 8th स्टैंडर्ड में आपके साथ में पढ़ता था। ठीक। कंडीशन नंबर 2, लग तो ये सिद्धांत ही रहा है, लेकिन ये सिद्धांत है नहीं, क्योंकि सिद्धांत की हाइट तो 6 फीट थी और ये तो 4.5 फीट का है। हाइट कम नहीं हो सकती भाई, बढ़ सकती। नहीं समझो यार, नहीं, जब वो उस टाइम 6 फीट का था तो अब ये 4.5 फीट का तो हो नहीं सकता, 4.5 का 6 में कन्वर्ट हो सकता है। ये कंडीशन नंबर 2 है, सिद्धांत के जैसा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो कंडीशन आ गई कंडीशन नंबर 3, ये 4 कैरेक्टर आपके सामने हैं और इन 4 कैरेक्टर को बेस बनाकर इसे एक नाम देना है। इस बात की कितने % प्रोबेबिलिटी है कि इन 4 कैरेक्टर को बेस बनाकर अगर मैं आपको नाम देने के लिए बोलूं तो पूरी क्लास उसे एक ही नाम देगी? 0%। डिपेंड करता है ना, देखो सपोज करो किसी को मोटापा अच्छा लगता है तो नाम देगा मोटू, गोलू, टुनटुन। किसी को काला रंग अच्छा लगता होगा तो नाम देगा कल्लू, कालिया, ब्लैकी। नहीं नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है। ठीक। अब बात जो निकल के सामने आती है वो ये समझदारी वाली, इस हिसाब से तो एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, और हमको तो ये बताया गया था कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है, और आपके हिसाब से तो बहुत सारे। बिल्कुल, एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, माना एक ही जाता है जो इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर पर बेस्ड हो और उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिले। सबसे इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर पर बेस्ड होना होता है। ठीक। नाम आप सभी कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माना वो जाएगा जो इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर पर बेस्ड हो। एक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। किसका नाम है? आलू, पोटैटो। नहीं, किसने दिया था? लीनियस ने दिया। किसने दिया था? हाँ, लीनियस। सेम प्रोसीजर फॉलोड बाय लीनियस। लीनियस पोटैटो प्लांट के पास में गए, उसके कैरेक्टर नोट किए, अब नाम देना था उनको। लीनियस को सबसे अच्छा लगा ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। मैंने कहा ना, नॉमेनक्लेचर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो उसको अच्छा लगा कौन सा नाम? ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर उसको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल लगी, उसने नाम दिया सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तकरीबन 22-23 साल पुरानी बात है, जब मैं साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। जैसे आप मेडिकल में जाने की ट्रेनिंग लेंगे, डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेंगे, नहीं तो पहले आप जाएंगे, एक एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको डेड बॉडी के पास खड़ा किया जाएगा, तो पहले डेड बॉडी पर आपको काट छाट दिखाई जाएगी, किडनी निकाल के दिखाई जाएगी। जब उसमें आपका परफेक्शन आएगा तो फिर आपको लिविंग ऑर्गन पकड़ा दिया जाएगा, ले भाई किडनी निकाल इसकी। नहीं, ऐसा ही होता है ना। वैसे ही हमारी ट्रेनिंग होती है, पहले हमको नोन को आइडेंटिफिकेशन करना होता है, अगर हम नोन को आइडेंटिफाई कर पाए ढंग से तो फिर हमको अननोन को आइडेंटिफाई करने का लाइसेंस दे दिया जाता है। भाई अगर आपने डेड बॉडी के ऊपर ढंग से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कर ली, डिसेक्शन कर लिया, तो फिर लिविंग ऑर्गन पर आपको लाइसेंस दे देंगे। तो मेरे सर ने मेरे को एक प्लांट के 10 कैरेक्टर दिए, ना मुझे प्लांट का नाम बताया, ना मुझे प्लांट दिखाया, और बोला इन 10 कैरेक्टर को बेस बना करके इस प्लांट को एक नाम दे। ठीक। बाद में पता चला कि वो पोटैटो ही था, तो अपन ने सारा गुणा भाग जोड़ बाकी लगाया और फाइनली उस प्लांट को नाम दिया सोलेनम ब्राउनियम। क्या नाम दिया? सोलेनम ब्राउनियम। कॉपी सर के बाद में ये सर ने काट के 0 कर दिया। ये देखते हमारा दिमाग खराब हो गया। अव्वल तो हम कहीं पेन चलाते ही नहीं, लेकिन अगर हमने कहीं पेन चलाया और कोई हमारे पेन के ऊपर पेन चला दे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम सर के पास गए, बोले गुरुजी क्या किया, ये दिखता नहीं काट दिया। मैंने, वो तो मुझे भी दिख रहा है सर, ये बताओ काट क्यों दिया? गलत है इसलिए काट दिया। ये सुनते हमारे और आग लग जाती, हम और गलत। मैंने सर को बोला, मैं सर ये गलत किधर से? बोले ये नाम सही है इसलिए गलत है। मैंने सर को बोला, मैंने कि सर ये नाम सही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये किधर से गलत है? बोले दिमाग खराब पागल है, ये नाम सही है तो ये गलत नहीं हुआ?
सर को पूछा मैंने कि सर एक बात बताओ, ये नाम सही है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किधर से गलत है? भाई गोड आधे घंटे तक समझाता रहा सर को समझ में नहीं आई। और जब सर लोगों को समझ में आई, गेट आउट फ्रॉम हियर, भगा दिया यार। 22 साल पुरानी बात है साहब, अपने से बड़ों को नहीं समझा पाया, आज 22 साल बाद वापस कोशिश करता हूं अपने से छोटों को समझाने की। बताओ मेरा नाम सोलेनम ब्राउनियम सही था या गलत था? इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, प्रभाव, जो आधे घंटे मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। नहीं देखा, आपका जवाब मेरे फेवर में आया। अब आपने मेरे पे विश्वास किया, तो वो भी बताता हूं कि मेरा नाम बिल्कुल सही था। नाम मेरा गलत तब होता जब मेरे नाम में ऑर्गेनिन के कैरेक्टर ही नहीं होते। भाई बस फर्क इतना सा था, लीनियस के हिसाब से ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, मेरे हिसाब से पोटैटो की स्किन का ब्राउन कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर था। तो मेरा नाम सही था या गलत था? वेरी गुड, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। और जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं है, कितना ही बढ़िया काम करो बेकार है। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी। ठीक। अब बच्चा बोलता है गुरुजी तुम्हारा नाम सही था, तो वो होना चाहिए था ना आज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो भी तुमको बात बता रहा हूं, वो तो 22 साल पुरानी बात है साहब। मैं लीनियस की दिल से इज्जत करता था। 22 साल पहले मेरा दिमाग खराब हो जाता, तो आज पोटैटो का नाम सोलेनम ब्राउनियम ही होता। हाँ, 100% प्रोविजन है। एक बात हमेशा देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी नाम उसकी लाइफ टाइम एसेट नहीं है, उसे कभी भी चेंज किया जा सकता है, शर्त वही है। जब बाद वाला साइंटिस्ट ये साबित कर दे कि मेरे कैरेक्टर पहले वाले साइंटिस्ट के कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल हैं, तो पहले वाले का नाम चेंज होगा और दूसरा वाला नाम एप्लीकेबल होगा। एक नहीं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं? बस शर्त है कि बाद वाला साइंटिस्ट ये साबित कर दे कि मेरे कैरेक्टर पहले वाले साइंटिस्ट के कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल है। अगर मैं पूरी दुनिया के सामने आज भी ये साबित कर दूं कि पोटैटो की स्किन का ब्राउन कलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल है, तो आज के डेट में नाम कौन सा माना जाएगा? आगे समझ में? तो नाम देने का कंसेप्ट समझ में आया। एक ऑर्गेनिज्म के कई सारे नाम हो सकते हैं, माना वही जाएगा जो इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर पर बेस्ड हो और जिसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। ऐसा भी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम उसकी लाइफ टाइम एसेट है, उसे कभी भी चेंज किया जा सकता है। शर्त है कि कब? जब बाद वाला साइंटिस्ट ये साबित कर दे कि मेरे कैरेक्टर पहले वाले साइंटिस्ट के कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल है। हाँ बेटा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ये आज किसी नाम को पब्लिश किया गया, टाइम दिया जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन में किसी ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया तो ठीक, नहीं तो आदमी ने, अभी आपने सबने स्वीकार कर ही लिया ना। मैं 200 साल से पढ़ रहा था कि पोटैटो का नाम सोलिनम ट्यूबरोसम है, नो ऑब्जेक्शन। जब दिक्कत आती है तो चीजें दर्ज होती हैं, वहां पर रिपोर्ट की जाती है, फिर उसके ऊपर काम होता है, चीजें चेंज होती है। काफी सारे ऑर्गन के नाम चेंज भी हुए हैं और कंटिन्यूअसली हो भी रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन नाम के अकॉर्डिंग नहीं था। नाम आज की डेट में गवर्नमेंट ने इस तरह से बना दिए हैं, आईसीबीएन, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट का नाम सुनते ही उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, जैसे आ रहा है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम का मतलब क्या है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसको सुनने से भी कुछ फील आता है। मेरा नाम क्या है? होमो से होमोसेपियन, तो होमो सुनने से भी फील आता है, सर्टेन कैरेक्टर्स का पता चलता है, इससे भी पता चलता है। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें। और ये सुनने से पता चल ही रहा है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है साहब? गॉट इट? तो अभी तक अपन ने क्या किया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाएगी? प्लांट की स्टडी करेंगे तो, एनिमल की करेंगे तो, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए सबसे पहला पॉइंट, इसमें क्या करेंगे? जनरल कैरेक्टर नोट करेंगे। उसके बाद यदि हम कैरेक्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो नाम निकल के आएगा, और अगर नहीं है तो जो कैरेक्टर हमने नोट किया उनमें से किसी एक कैरेक्टर को बेस बनाकर से नाम देंगे। नोमेनक्लेचर पर्सन टू पर्सन, नाम वो वैलिड माना जाएगा जो इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर को बेस बना करके दिया गया है। किसी भी ऑर्गन का कोई भी नाम उसकी लाइफ टाइम असेट, उसे कभी भी चेंज किया जा सकता है, बशर्ते कि बाद वाला साइंटिस्ट पहले वाले साइंटिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर का यूज करे। क्लियर है इतनी बात? चलो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, टेस्ट अभी से। हाँ हाँ, उसमें क्या है, मैं आप लोगों की तरफ से एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर हुआ, मैंने वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म को देखा। यार ये तो गजब काम है यार। ये मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ही है? थैंक यू वेरी मच।
देखो, मैं आप लोगों की तरफ से एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर हुआ, मैंने वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म को देखा, रेट, स्नेक, स्टोन, मैंगो ट्री और रोज प्लांट। सबसे पहली बात, इनमें से ऐसा क्या है जो मेरे स्टडी क्राइटेरिया में नहीं आएगा? शाबाश। अगर मैंने इन दोनों की स्टडी करी तो इसे क्या कहेंगे? एनिमल टैक्सोनॉमी। इनकी स्टडी की तो, और मैंने इनकी स्टडी की तो, हाँ, शाबाश। मतलब मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं साहब, थैंक यू वेरी मच, है ना। चलिए जी, आपने बोला स्टोन आपके स्टडी क्राइटेरिया में नहीं आएगा, क्यों? शाबाश, बहुत बढ़िया, स्टोन नॉन लिविंग है ना। चलो एक एक करके खड़े होते जाओ और साबित करो कि स्टोन नॉन लिविंग। कम ऑन, फास्ट। हाँ, एक एक करके। देखो मैंने कहा ना, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। आपकी बात मैं भी सुनूं, सब भी सुने, तो कंसेप्ट के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं, और जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारे कंसेप्ट को सही करने के लिए करते हैं, बाकी कंटेंट तो आपको पता है ही सही। हाँ बेटा, मेटाबॉलिज्म नहीं है इसलिए ये नॉन लिविंग है ना, वेरी गुड। हाँ बेटा, ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं है, वेरी गुड। हाँ, कॉन्शियस नहीं है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं है, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। लोकोमोशन नहीं, वेरी गुड, शाबाश, वाह। व्हाट इज योर गुड नेम? मंथन, वेरी गुड। अभी मैं और मंथन 10 मिनट पहले टेलीपैथी कांटेक्ट में थे। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेलीपैथी कांटेक्ट? ब्रेन टू ब्रेन कॉन्वर्सेशन। तो मंथन ने मेरे को पूछा, सर व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन? तो मैंने इसको जवाब दिया कि ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो मैंने बताया, बेटा बेटा ह्यूमन, तुम बताना मैंने सही बताया कि गलत बताया। मैंने इसको बताया, मैंने कि ह्यूमन वो होते हैं जिनके सींग नहीं होते। बेटा ह्यूमन वो होते हैं जिनके पूंछ नहीं होती। ह्यूमन वो होते हैं जिनके पंख नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ह्यूमन का ये है कि ह्यूमन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। दे ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन। हाँ, वाह। तुम बताओ तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और मैं बताऊं तो नहीं है। यार अभी मैंने पूछा स्टोन नॉन लिविंग है, तो आपका क्या रिप्लाई था? ग्रोथ नहीं होती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लोकोमोशन नहीं होता है, कॉन्शियसनेस नहीं है। मैंने भी नहीं होता है, सिंग नहीं होते, पंख नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं। ये बात तो ये की, बात समझ में आई? नहीं आई? होना कैरेक्टर होता है, नहीं होना कैरेक्टर नहीं होता। किसी का भी कैरेक्टर उसमें होना होता है, नहीं होना कभी कैरेक्टर नहीं। चलो एक मौका और देता हूं, साबित करें स्टोन नॉन लिविंग है। आपके जवाब में नहीं नहीं आना चाहिए। ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है नॉन लिविंग का। और बोले? हाँ बेटा, अभी अपन ग्रोथ पे हैं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, बाकी ग्रोथ के टाइप के बारे में अपन बाद में बात करें। वेरी गुड, और बोले? हाँ, हाँ, वेरी गुड। हाँ, हाँ बोलो, ट्राई करो ना। मैंने कहा ना, पूरी बायोलॉजी पढ़ के बैठे हो आप मेरे सामने। डेड सेल क्या है? नहीं है ना? क्या नहीं है? पूरी बायोलॉजी पढ़ के बैठे हो। देखो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी एक ही चीज है जो इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच से लेकर के बनाई गई चीज है। थोड़ी फोटोसिंथेसिस फिजियोलॉजी भी आएगी, थोड़ी इकोलॉजी भी आएगी, जेनेटिक्स भी आएगी, सब चीजें मिलकर के डाइवर्सिटी बनी है। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सबसे बाद में आप इसको डील कर रहे हो, क्योंकि आप पूरी बायोलॉजी पढ़ के बैठे हुए हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बैठे साले में आपकी 11th 12th पूरी रिवाइज करता चलूंगा। बस छू करके आना अपने को तो टॉपिकों को। हाँ जी। मेरा दावा है साहब, 2 मिनट क्या, 2 घंटे क्या, 2 दिन क्या, 2 महीने दे दूं ना, तो आप नहीं बता पाओगे कि स्टोन नॉन लिविंग। पूछो क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं कि नॉन लिविंग क्या होता है।
भारत में रहते हैं अपन, तो जैसी मेरी एकेडमिक परवरिश हुई वैसी आपकी हुई होगी। तो मैं मेरा एग्जांपल कोट करता हूं, आई थिंक आपकी वैसी हुई होगी, है ना। हम 6 में आए साहब, उसके पहले तो साइंस ही होती थी। 6 में आते ही हमारे टाइम पर साइंस के 2 पार्ट हो गए, साइंस पेपर फर्स्ट और साइंस पेपर सेकंड। मैडम क्लास में एंटर हुई, मैडम ने आते बोर्ड पे लिखा, बच्चों मैं तुमको साइंस पेपर सेकंड पढ़ाऊंगी। अब हम बदमाश बच्चे हुआ करते थे, पीछे ही बैठते थे, बैड बेंचर्स। आज देखो ऊपर वाले ने फ्रंट में आके खड़ा कर दिया। तो मैं पीछे वालों की भावनाओं को अच्छे से जानता हूँ, चिंता मत करो। तो हमने पूछे से पूछा, मैडम वो क्या होता है? तो मैडम ने लिखा बायोलॉजी। फिर हमने पूछा, मैडम वो क्या होता है? तो मैडम ने बताया स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ और लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। हमने पूछा, मैडम व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग? तो मैडम ने बोर्ड पर एक टेबल बनाई, एक तरफ लिखा लिविंग और एक तरफ लिखा नॉन लिविंग, और मैडम ने उसको भरना शुरू किया। इसमें रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता। रेस्पिरेशन होता है? नहीं। कॉन्शियसनेस होता है? मेटाबॉलिज्म होता है? होता है? होता है? होता है? ऐसा ही हुआ भी सबके साथ? वेरी गुड। फिर हमारे जैसे बदमाश बच्चे ने पीछे से खड़े होकर पूछा, मैडम ये तो समझ में आया, ये बताओ नॉन लिविंग में क्या होता है? नहीं भाई, ये तो समझ में आया, ये क्या होता है ना, नॉन लिविंग में क्या होता है? तो मैडम ने खड़ा किया, रमेश खड़ा हो। मैंने कहा हाँ मैडम बोलो। चलिए बताओ मैं क्या पढ़ाऊं? मैंने कहा मैडम साइंस पेपर सेकंड। मैडम ने पूछा वो क्या होता है? मैंने कहा मैडम बायोलॉजी। मैडम ने पूछा वो क्या होता है? मैंने कहा मैडम स्टडी ऑफ लाइफ और लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी, वो बायोलॉजी। तो बेटा मैं ये क्यों बताऊंगी कि नॉन लिविंग क्या होता है? समझना बात को। लिविंग का टीचर लिविंग की बात करेगा या नॉन लिविंग की बात करेगा? फिजिक्स का टीचर फिजिक्स की बात करेगा या सोशियोलॉजी की बात करेगा? फिजिक्स की बात करेगा ना भाई, सीधी सी बात है। तो लिविंग का टीचर लिविंग की बात करेगा। वो दिन है और आज का दिन। आपको बता दूं, बचपन से लेकर आज तक आपको सिर्फ यही बताया गया है, जिसमें ये कैरेक्टर होंगे वो लिविंग होगा, और जिसमें ये कैरेक्टर नहीं होंगे वो, ये गलती है। जिसमें ये कैरेक्टर होंगे वो लिविंग होगा, जिसमें ये कैरेक्टर नहीं होंगे वो नहीं, वो लिविंग नहीं होगा। वो क्या होगा हमें भी नहीं पता। अगर आपको ये बता दिया जाता कि नॉन लिविंग क्या होते हैं तो आज आप सबके पास जवाब होता। और मेरी बात पूरी तरह से सही इसलिए साबित होती है क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि साबित करें स्टोन नॉन लिविंग है, तो पूरी क्लास ने जो जवाब दिया था वो ये साबित नहीं कर रहा था कि स्टोन नॉन लिविंग है। क्या साबित कर रहा था? स्टोन लिविंग नहीं है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपको एक ही चीज के लिए ट्रेन किया गया, लिविंग होने के लिए ये कैरेक्टर का होना जरूरी है। जिसमें ये कैरेक्टर नहीं होंगे वो लिविंग नहीं होगा। उसको करेक्ट करो। वो ऐसा नहीं है वो नॉन लिविंग होगा। आपको ये बताया गया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, लोकोमोशन जिनमें होगा वो लिविंग होगा। जिनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस नहीं होगा वो लिविंग नहीं होगा। वो क्या होगा हमें भी नहीं पता। क्लियर है साहब? हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे। मैं दोनों चीजों को यही तो फर्क बता रहा हूं ना, जो लिविंग का अपोज करे जरूर नहीं है वो नॉन लिविंग होगा। वो लिविंग नहीं होगा क्योंकि उसमें लिविंग की प्रॉपर्टीज नहीं है, लिविंग के फिनोमेनाज नहीं है। इससे ये साबित नहीं होता नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक। अब क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, घूमता भी रहेगा। जिस दिन मेरा आखिरी लेक्चर होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन नॉन लिविंग क्यों है। बायोलॉजी पढ़ना या साइंस पढ़ना तब बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब दिमाग में क्यूरियोसिटी रहे। नहीं, और मैं उसे बनाए रखना चाहता हूँ। एटलीस्ट जब भी मेरी शक्ल आपके सामने आएगी एक चीज जरूर आएगा, ये जवाब कब देगा। है कि नहीं? और बचने का तो मेरे पास रास्ता है ही सही, जो मेरी मैडम ने मेरे को बोला था। पहले ही क्लियर कर दिया आते ही, टेक्सोनोमी वर्ड स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद लिविंग ओनली। तो मुझे क्या पता बेटा नॉन लिविंग क्या। फिर भी मैं आपको जवाब दूंगा आखिरी लेक्चर वाले। ठीक साहब, बात समझ में आई? अब आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग के 5 पेज पर कुछ लिविंग ऑर्गन के कैरेक्टर के बारे में बात की गई है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस।
और यहां पर एक वर्ड और एनसीईआरटी ने लिखा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी आपके एनसीईआरटी में दी गई है, क्योंकि जो मुझे जहां तक याद है सारे के सारे टॉपिक डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, सब आ चुके हैं। ग्रोथ पूरी आ गई है, रिप्रोडक्शन प्लांट का एनिमल का दोनों आपने पढ़ लिया है, मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में आपने पूरा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सब कंप्लीट कर लिया। तो अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, उतनी बात करेंगे जितनी आपकी एनसीईआरटी में दे रहेगी। ठीक है, ताकि ये भी कंप्लीट। मेरा पार्ट शुरू होता है एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 से, तो एक बार आप 6 पर जाए, पेज नंबर 6 पर। बस यहां से मेरा पार्ट शुरू होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग के 5 पेज एक बार अपन ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आज ताकि ऐसा नहीं रहे कि कुछ छूटा हुआ। छूटता कुछ भी नहीं है एलन में, क्षमताओं से ज्यादा ही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल जो रिजल्ट आएगा उसमें 360 आउट ऑफ 360 बायो में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आएंगे। वो तो जब रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली तब आपको पता चलेगा। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाए, और इस साल हमने करके दिखाया। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके बायो में पूरे में से पूरे मार्क्स है कि नहीं। चलिए, तो स्टार्टिंग के 5 पेज का ब्रीफ रिव्यू लेते हैं आज। ये एनसीईआरटी का 4th एडिशन में पढ़ रहा हूँ। सबसे पुराना एडिशन है मेरे पास एनसीईआरटी का 83, फिर 93, फिर 2004, फिर 2000 के बाद से ये चल रही है। 14 में चेंज होनी थी एनसीईआरटी, लेकिन चेंज नहीं हो पाई क्योंकि देश का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। नहीं, क्या था? इलेक्शन। और सबसे पहले ड्यूटी टीचर्स की लगती है, तो सारे बिजी हो गए। तो तब से अपडेटेड वर्जन ही मार्केट में इसका आ रहा है। हर साल कुछ ना कुछ एड ऑन कर देते हैं इसके अंदर, कोई चीज हटा देते हैं, कोई चीज जोड़ देते हैं। अब वो सबसे ज्यादा मेहनत तो ये लोग वायरस के नाम पे कर रहे हैं। नहीं, पहले वाली एनसीईआरटी में पास्चर था, फिर उसको हटा करके इन्होंने डी वोनोवॉस्की किया, फिर अब उसको हटा के बेजेरिका कर दिया। अब अगली वाली में कुछ हो रहा है। हाँ, और क्या है, बच्चे जाने सर। बच्चा एक ही चीज पूछता है मेरे से, हु प्रपोज द टर्म वायरस? मैं पास्चर। देखो एनसीईआरटी ने तो ये दिया, गलती से मैंने नाम दे दी इवोनोवस्की। देखो एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, क्योंकि वो एक ही नाम पे मेहनत कर रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है। जब हम वायरस पे पहुंचेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम में आएगा तो आपको क्या मानना है और क्या आंसर लगाना है। क्योंकि कोई भी चीज हम हमारे घर में नहीं बना रहे हैं, किताबों में जो लिखा है उसी के बाद ऑथेंटिक वे में आपके सामने रखी जा रही। आइए, तो ये वाला एडिशन जब एनसीईआरटी का आया और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मैं साइंस की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, शायरी की बुक पढ़ रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो आप, ऐसे लगेगा आपने देखा अपने जीवन में घाटियों में खुलते हुए फूल, आसमान में उड़ते हुए पंछी, हवा में दौड़ते हुए घोड़े और शिकार करती हुई शार्क है ये। अरे मैंने की भाई कहाँ चल रहा है। हाँ, यही लिखा है। फिर ये सब देने के बाद उसने नीचे एक लाइन लिखी है, इन सबको देख कर आपको क्या लगता है, व्हाट इज लाइफ, ये पूछा है। फिर अगले पैराग्राफ में लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए 2 क्वेश्चन बताए। लाइफ को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, माइथोलॉजिकली और साइंटिफिकली। तो माइथोलॉजिकली तो आफ्टर 60, हाँ, ढूंढने की कोशिश करना जीवन क्या है, मैंने जीवन में क्या पाया, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। नहीं, तो वो 60 के बाद अपन बात करें। सेकंड वाली बात का जवाब इन्होंने दिया है साइंटिफिकली, कि हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग। और इसके बारे में इन्होंने सिर्फ 4 कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, जिनमें सबसे पहला पैराग्राफ इनका आता है ग्रोथ का। ग्रोथ के बारे में एनसीईआरटी ने यहां जो लिखा है मैं वही बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्या है ग्रोथ? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर बोथ आर कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नंबर बढ़े तो ग्रोथ है, मास बढ़े तो ग्रोथ है, दोनों बढ़े तो ग्रोथ है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर बोथ आर कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नंबर बढ़े तो ग्रोथ है, मास बढ़े तो ग्रोथ है, और दोनों बढ़े तो ग्रोथ है। ठीक है, नॉर्मली 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 एक वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉर्मली। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि लोअर लेवल पे नंबर बढ़ता है, हायर लेवल पे, लेकिन ये वाइस वर्सा भी है। एक वर्ड मैंने लगाया नॉर्मली, नॉर्मली लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे, लेकिन वाइस वर्सा भी है। ठीक, इसी वजह से कहा जाता है एट लोअर लेवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिमस। देखो आप, एक सेल है, एक की 2 हो गई, ये क्या है? रिप्रोडक्शन। लेकिन इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, 1 के 2 हो गए,
तो एट यूनिसेलुलर लेवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिमस। क्या हायर लेवल पे भी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं? इसके लिए एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है वो लाइन लिखी है, एट हायर लेवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली सेपरेबल फिनोमिना। क्या लिखा है? म्यूचुअली सेपरेबल फिनोमिना। एनसीईआरटी ने लिखा है एट हायर लेवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक। अब बच्चा बोलता है इसका क्या मतलब है? तो म्यूचुअली का मतलब एक साथ, सेपरेबल या एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग। बोले गुरुजी या तो एक साथ ही होएगा या अलग अलग होएगा। ये कौन सा एक साथ और अलग अलग है? बेटा आगे भी लिखा है कुछ, इवेंट। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ऑथर कहना क्या चाह रहा है? एक ऑर्गेनिज्म में एक समय में दोनों प्रोसेस होंगे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या बोला मैंने? एक ऑर्गेनिज्म में एक समय में दोनों प्रोसेस होंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। और सिंपल वे में बोलूं तो आप ग्रोथ करते हुए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो हायर लेवल पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक समय में दोनों प्रोसेस होंगे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है? हाँ, एक समय में दोनों प्रोसेस होंगे, लेकिन आपका इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। आप ग्रोथ करते हुए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप या लिंक नहीं। इसलिए बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक समय में दोनों प्रोसेस होंगे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो आप ग्रो करते हुए भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा ही बोलते हैं, उल्टा नहीं बोलते। ठीक है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ बेटा, सिंपल है ना यार। आप ग्रो कर रहे हैं, नहीं, लेकिन दोनों प्रोसेस का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। हाँ, अरे फिर वही बात, आप ऐसा क्यों सोचते हो? डोंट थिंक अबाउट दिस। इसके बारे में मत सोचो। देखो, ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है यार, एक्सेप्टेंस में है, सीधी सी बात है। हम उसमें से क्या चीज निकाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। तो आपको तो जो पूछना, मैं खड़ा हूं ना इधर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सुनने वाली ऑडियंस 2 है, 200 है या 2 लाख है, और मैं जितना घर से भर के आया हूं उतना तो उगल के ही जाऊंगा, ये तो तय बात है कि नहीं? मस्त है। क्लियर है साहब? पहला वाला पॉइंट क्लियर है। अब मुद्दा आता है, इज ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेन? क्यों? वेरी गुड। क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? नहीं। क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन है। इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेन नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं होती। ध्यान देना, इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेन नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं होती हो। या तो उसका नंबर बढ़ेगा या उसका मास बढ़ेगा। उसके बावजूद भी ग्रोथ को लिविंग ऑर्गन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसिडर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ होती है। क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ होती है। बस फर्क इतना सा है कि जो लिविंग ऑर्गन की ग्रोथ होती है वो इनसेंट्रिक होती है, वही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की जो ग्रोथ होती है वो सरफेस एक्यूमुलेशन से होती है। किससे होती है? सरफेस एक्यूमुलेशन। एक्सेंट्रिक वर्ड से ज्यादा अच्छा शब्द है सरफेस एक्यूमुलेशन। ठीक है? तो ध्यान रखना, ग्रोथ इज कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक बट नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक। दोनों शब्दों में फर्क है। ग्रोथ कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गन का, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ सरफेस एक्यूमुलेशन से देखने को मिलती है। यहां तक क्लियर है भाई? एनी डाउट? एक मिनट स्क्रीन पे भी देखूं? नो प्रॉब्लम। ठीक। हाँ, नहीं मैंने यही चीज समझाई ना। एक मिनट। अब वो एक बच्चे को, एक मिनट आओ देखो, एक बच्चे को मैंने पूछा भी था तो उसने जवाब भी दिया। ये देखो, ये देखो, एक बार बुलाओ देखिए किसी को। हाँ, क्योंकि मेरे को, मैं पूछा भी, ये बच्चों ने बोला था सर आप पूछो, मैंने पूछा तो रिप्लाई भी आया। क्या पूछूं? आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन वाले? हाँ देखो, फिर आज रिप्लाई आया, सुनो। सिंह साहब देखो, ऑल ओके।
नहीं नहीं यार भाई, अपन डर जाते हैं। देखो अपन तो सारे खिलाड़ी इसी लाइन के हैं और वेकम पर पड़ा है, तो ये नया कंसेप्ट है थोड़ा कैमरे के सामने। देखा। चले, तो ध्यान रखना, ग्रोथ इज ए कैरेक्टर। हाँ, कुछ पूछा था किसी ने। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने कहा ना, जो उसमें हो और किसी में ना हो, लेकिन यहाँ नॉन लिविंग में भी मिल रहा है, इसलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसीडर नहीं किया गया। पहला पॉइंट क्लियर है। चले जी, अब दूसरे की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। ध्यान देना, reproduction is also character of living organism but not a characteristic feature of living organism. Reproduction is also character of living organism but not a characteristic feature of living organism. क्यों? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जिंदा तो होते हैं, लिविंग तो है, लेकिन लाइफ में कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते। एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए, म्यूल, हनीबी और स्ट्राइल ह्यूमन कपल। हाँ या नहीं? तो ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है जो जिंदा है वो रिप्रोड्यूस करे, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे ये कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रिप्रोडक्शन पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे के गलत होने की संभावना रहती है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे को सामने बोलो रिप्रोडक्शन, तो उसके दिमाग में एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन आता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस वही गड़बड़ होती है। हाँ हाँ, मैं अच्छे से मतलब, तो रिप्रोडक्शन का मतलब अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी जोरदार है। तो रिप्रोडक्शन का री का मतलब वापस, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, अपने जैसा पैदा करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लियर है साहब? अब रिप्रोडक्शन मतलब इट में बी सेक्सुअल, इट में बी एसेक्सुअल और इट में बी वेजिटेटिव। किसी भी तरह से ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज करे वो रिप्रोडक्शन। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। अगर आप रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं तो क्वेश्चन गलत होता है। अब बताओ, बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। लेकिन कब? जब हम रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन समझ रहे। अगर हम रिप्रोडक्शन को मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या मानते हैं आप? फॉल्स मानते हैं। मानते नहीं मानते? ये फर्क है, बस ये ध्यान रखना। तो रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर लेकर के आना। हाँ बेटा, वो तो लोअर लेवल पे है ना, ये बात हायर लेवल पे लिखी है, देखो। ठीक, चले। मेरे को ऐसा फील क्यों आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक, चलो बताओ, हम यहां पर बात कर रहे हैं स्पेशीज लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर? ये गड़बड़ है, मेरे को पहले ही लग गया था। हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, स्पेशीज लेवल पर बात नहीं कर रहे। इमेजिन करके देखो, अगर हम ये स्पेशीज लेवल पर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन मस्ट होना चाहिए स्पेशीज लेवल पर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्पेशीज लेवल पर तो स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हो जाएगी ना? इमेजिन करके देखो, इस रूम में जितने भी हम सब हैं, अगर हम एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान के चलो पूरी अर्थ पर जितने भी हम सब एक स्पीशीज हैं और हम में से कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करे, नहीं सोचना ही बेकार है वैसे तो। नहीं नहीं, बोले आपका क्या है सर? समझ रहे हैं बात? मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर हम में से कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करे तो ये स्पेशीज तब तक ही दिखेगी जब तक हमारी एज है, हमारी लाइफ है। जैसे हमारी लाइफ खत्म हुई ये स्पेशीज, और इमेजिन करो हम सब एक स्पीशीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूं तो मैं अपने ऊपर ही ब्लेम ले सकता हूं ना भाई। बात समझ में आई? तो यहां पर किस लेवल पर बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म पैदा होने से लेकर मरने तक अगर लाइफ में कभी रिप्रोड्यूस नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक स्पेशीज ऐसा करती है तो वो स्पेशीज फिर क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट। तो ध्यान रखना, स्पेशीज लेवल पर रिप्रोडक्शन मस्ट है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर रिप्रोडक्शन होगी कोई जरूरी नहीं। तो जो जिंदा है वो रिप्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हाँ या नहीं? दोनों तरह की बात है, इसलिए बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गन बट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गन। फिर रिपीट करता हूं, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि सभी लिविंग में होने के बाद नॉन लिविंग में भी। ये इसलिए नहीं ले रहे हैं क्यों? क्योंकि सभी लिविंग में नहीं हो रहा। ठीक, तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक। कुछ लिखा है? अच्छा, तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है?
जो एनसीईआरटी ने लिखा उस पर बात करते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिसन टू मी केयरफुली बॉयज। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उन सबका टोटल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। आपकी बॉडी में कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है? दो, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, सब में मेटाबॉलिज्म होगा, सब में। हाँ, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, फास्ट होगी, होगी सब में। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, फास्ट होगा, होगा सब में। जैसे स्लो मेटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है डोरमेंट सीड, हाइबरनेटिंग एनिमल्स, है कि नहीं? बाकी फास्ट तो सब में हो ही रहा है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और सब में मेटाबॉलिज्म होगा एसेंशियली। एनसीईआरटी ने भी क्लियर कट लिखा है, अनएक्सेप्शनली मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिक्कत आती है। ये बात तो तय है कि जो लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन जिसमें भी मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस हो वो लिविंग हो, ये जरूरी है? नहीं। इसके लिए एनसीईआरटी ने अगली लाइन लिखी है, देखो क्या लिखा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी या आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शंस। अगर एक ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार में कराई जाए तो इन केमिकल रिएक्शंस के होने से क्या ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार लिविंग हो जाएगा? नहीं। लेकिन ये वही केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में होकर के आपको लिविंग बना रही थी। क्लियर कट एनसीईआरटी ने लिखा है, देखो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। पहले तो यहां ही क्लियर करते हैं, लिविंग रिएक्शन वर्ड इन्होंने लिखा है, तो क्या केमिकल रिएक्शंस लिविंग होती है? क्या नॉन लिविंग होती है? हाँ, फिर वही बात, कुछ नहीं होती है। नहीं, वेरी गुड, यहां पर बस यही बात समझनी। लिविंग रिएक्शन लिखने के पीछे रीजन है, लिविंग ऑर्गेन की बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्शन लिविंग नॉन लिविंग नहीं, लिविंग ऑर्गेन की बॉडी में हो रही है इसलिए हम लिविंग रिएक्शन बोल रहे हैं। ऐसा समझो बात को। क्लासिफिकेशन का मतलब चीजों को ग्रुप में डिवाइड करना, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। किसी को भी ग्रुप में डिवाइड करना, बॉटल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मार्कर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, आपका मोबाइल, आपकी वॉच, नहीं, किसी भी चीज को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे कन्वीनियंट ग्रुप और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिससे हम इजीली उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके, लर्न कर सके, रिमेंबर कर सके। हाँ या नहीं? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या समझते हैं? ये क्लासिफिकेशन जिंदा है या जिंदा का है? बात समझ में आ रही है ना? क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को ग्रुप में डिवाइड करना, इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग और बोथ। ठीक, अगर मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद लिविंग, क्योंकि जब हम लिविंग को छोटे छोटे ग्रुप में कैटेगरी में डिवाइड करेंगे वो बायोलॉजिकल का है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ये नहीं क्लासिफिकेशन जिंदा है, वो लिविंग का क्लासिफिकेशन। इसी तरह से जब हम लिविंग रिएक्शन बोल रहे हैं इसका मतलब ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गन की बॉडी के अंदर हो रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, आपकी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को यहां से निकाला, एक ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार के अंदर करा। अगर ये केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं होती तो आप जिंदा नहीं रहते। क्या इन केमिकल रिएक्शंस के ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार में होने से क्या ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार लिविंग हो जाएगा? इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है, दीज केमिकल रिएक्शंस आर श्योरली लिविंग बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। ये रिएक्शन वही है जो आपकी बॉडी में होकर के आपको लिविंग बना रही थी, लेकिन इन रिएक्शंस के होने से कोई भी चीज लिविंग नहीं हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन जिसमें भी मेटाबॉलिज्म हो वो लिविंग हो। इन मेटाबॉलिज्म हो मतलब केमिकल रिएक्शंस हो, वो लिविंग हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म को लेकर कोई डाउट? बोलो बच्चों। चलिए अब बात करते हैं साहब कॉन्शियसनेस। ठीक, कॉन्शियसनेस क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स। कॉन्शियसनेस क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स। इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स नहीं होता। सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं, सब। हाँ, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स स्लो होगा, फास्ट होगा, होगा सब में। नॉर्मली ऐसा देखते हैं कि स्लो रेस्पॉन्स के एग्जांपल होते हैं प्लांट्स और फास्ट रेस्पॉन्स के एग्जांपल होते हैं एनिमल्स। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स
आई रिपीट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। ये स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है। अगर आपको फास्ट फील करना हो तो अभी अब आपकी छुट्टी हो, तो आप बाहर निकले तो रोड पे आपको कोई भी डॉगी मिले उसे खींच के लात मारना, आपको पता चलेगा फास्ट रिस्पॉन्स क्या होता है। नहीं, जब तक आपका हॉस्टल, पीजी या घर नहीं आ जाता तब तक वो आपके पीछे नजर आएगा, और आने वाले 2 दिन तक आपको एस्कॉर्ट और नहीं। ये फास्ट रेस्पॉन्स। स्लो रेस्पॉन्स की बात करें, नॉर्मली प्लांट्स में स्लो रेस्पॉन्स होता है। 6th-7th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, यूनिडायरेक्शनल लाइट पर अगर आप प्लांट को रख दें तो वो 3 दिन में बैंड हो जाता है। चलिए पढ़ा है क्या? वेरी गुड। 3 दिन में बैंड होता है ना, ये स्लो रेस्पॉन्स है। अब इसका मतलब नहीं है प्लांट में हमेशा स्लो रेस्पॉन्स होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फास्ट रेस्पॉन्स शो करते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा? वेरी गुड, माई मोसा प्यूडी का टच मी नॉट प्लांट, जैसे आप टच करेंगे श्रिंक कर जाएगा। पिचर प्लांट देखा होगा, इंसेक्ट जैसे आकर के टच करेगा, खटला के से ढक्कन बंद हो जाएगा। तो ये फास्ट रेस्पॉन्स। तो इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेन नहीं है जो एक्सटर्नल स्टिमुला के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो नहीं करता। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुला के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये है साहब कॉन्शियसनेस। चारों पॉइंट क्लियर है? बोलो। हाँ, डिफाइनिंग, वही बता रहा हूँ जो सबके अंदर मौजूद है बिना किसी दिक्कत के। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ऑप्शन दिया जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आंसर क्या जाएगा? 4। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ध्यान रखना, अगर मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो पहली प्रायोरिटी, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस दोनों ही सही है, लेकिन आपको बता दूं आपके एग्जाम में आपको मोर करेक्ट चुनना होता है। कभी किसी क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं गया, वो ये बोलते हैं 4 ऑप्शन है, 4 की 4 सही है, तो आप वो चुनो जो सबसे ज्यादा सही है। तो सीधी सी बात है, अब आपने इसी को क्यों चुना, इसको क्यों नहीं चुना? ठीक, ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने को, तो ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने खुद ने डाला है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, बताया ना उन्होंने। तो इसका मतलब वो क्लियर बात इस बात को कर रहे हैं कि जो लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, या जिसमें भी केमिकल रिएक्शन हो वो लिविंग हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इन दोनों में से इसको चुनेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? एक एक करके बोलो। हाँ बेटा, उसके बारे में बात कर रहा हूं ना अभी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब बात का जवाब है। ये क्लियर है भाई? चलेंगे अब अगले मुद्दे पर आते हैं। चारों पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन आएगा तो हमको आंसर ये लगाना है, ये भी तय बात है। ठीक, अब बीच में एक लाइन अपने से छूटी, हाँ, तो फिर ये मानेंगे बिल्कुल 3 and 4 बोथ, अगर ये दे रखा हो तो। अब बात ये आती है मेटाबॉलिज्म क्या था, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बात ये आती है, ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार में जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप उसे लिविंग नहीं मान रहे। हमको कैसे पता चलेगा कि कहां पर केमिकल रिएक्शन के होने को लिविंग मानेंगे? भाई कहां पर केमिकल रिएक्शन को होने को लिविंग मानेंगे? वेरी गुड, इसके लिए एनसीईआरटी ने पेज नंबर 5 के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पूरी क्लास एक साथ पढ़ेगी। 1 2 3 शुरू। आगे समझ में? इसीलिए लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर और प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहां पर केमिकल रिएक्शन हो उनको लिविंग माना जाएगा? सेल। बचपन से आपको बताया और समझाया गया है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की शुरुआत कहां से? सेल से मिलकर बनता है, टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, तो सबसे छोटी यूनिट है सेल। तो सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को लिविंग कंसीडर किया जाएगा। सेल फ्री सिस्टम या सेल के बाहर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म कंसीडर नहीं करेंगे। सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक, हाँ बेटा, मैं बात एनिमल की कर रहा हूँ ना, बात तक तो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम तो जाता ही नहीं है ना, प्लांट में तो ऑर्गन ही नहीं है, टिश्यू से काम चल जाता है। हर ऑर्गेनिज्म हर लेवल पर जाकर के बात करिए कोई जरूरी नहीं है, ये ह्यूमन के लेवल पर समझाना ज्यादा आसान था इसलिए। ठीक साहब, अब यहां पर पॉइंट आता है, एक एनसीईआरटी दिया है सेल्फ कॉन्शियसनेस का। ठीक, एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 सेकंड पैराग्राफ नीचे से तीसरी लाइन पढ़े देखें एक बार।
आ जाओ। सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, सीधी सी बात है, टू अवेयर हिमसेल्फ। देखो ऐसा लिखा है, हाँ या नहीं? हिंदी क्या होगी? अपना ध्यान रखना, टू अवेयर हिमसेल्फ। ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इन्होंने सिर्फ इतना सा लिख दिया, इस दुनिया में ह्यूमन ही ऐसा है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। यहां गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक, आओ पहले तो सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हैं, फिर ह्यूमन के लेवल पर जाकर के बात करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब था टू अवेयर हिमसेल्फ, अपना ध्यान रखना। और नो डाउट इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में सबसे ज्यादा अवेयर हम ही है। देखो अपने लुक्स को लेकर के, बेल्ट वेल्ट लगाइए, शूज पहने, घड़ी वड़ी है। मैं चाहता तो कपड़े वपड़े बाल वाले नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप मेरे बारे मैं कॉन्शियस हूँ अपने आप को लेकर के, आप अपने फ्यूचर को लेकर के कॉन्शियस है, इसलिए इतनी सिंसियरिटी से और डेडिकेशन के साथ में यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। ये क्या है? कॉन्शियसनेस है ना। आप अपने बारे में कितने ज्यादा कॉन्शियस है, कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोले, मैं किसी का बुरा नहीं करूं। ये सब टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, ऑर्गेनिज्म लेवल पर जाकर के बात करें तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? टू अवेयर हिमसेल्फ। अब बात ये आती है, इंसान ही अपना ध्यान रखता है, सभी अपना ध्यान रख सकते हैं। देखो कैसे, सपोज करो ये डॉगी जा रहा है, इसको गड्ढा मिलेगा तो कूद जाएगा, देखेगा, साइड से चला जाए। क्या ये कॉन्शियसनेस नहीं है? क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए कॉन्शियसनेस के लिए? चल दूसरा एग्जाम्पल ये एक डॉगी खड़ा है, इधर की जमीन गीली है, इधर की जमीन सूखी है। गर्मी का टाइम होगा तो कहां बैठेगा, और अगर सर्दी का टाइम है तो? क्या ये समझदारी नहीं है? अपना ध्यान रखना नहीं है? अब इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं, सुनना। हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहां पर है कॉन्शियसनेस जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहां पर है सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसमें सिर्फ ह्यूमन है। और जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है वो सब इसके बीच में, गधा घोड़ा गाय बैल बकरी कुत्ता चिंपैंजी। सबसे ज्यादा किसके अंदर है? हमारे अंदर। ठीक, तो हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गन में होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे कॉन्शियसनेस का लेवल सबसे टॉप पर किसमें? ह्यूमन के अंदर। अब आप बोलेंगे सर डॉग में भी होता है, हॉर्स में भी होता है, कैट में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे अंदर होता है। तो ये सब इसके बीच में आ गए। ऐसे समझो आप, तो आपको एक स्टूडेंट मिले जो आपको बोले कि मेरे को एबीसीडी आती है, दूसरा स्टूडेंट आपको बोले कि मेरे को वर्ड्स अल्फाबेट्स को रीअरेंज कर कर वर्ड बनाना आता है, तीसरा स्टूडेंट आपको ऐसा मिले जो मैं वर्ड को रीअरेंज कर करके सेंटेंस लिख सकता हूँ, चौथा ऐसा मिले जो ये बोले सेंटेंस को रीअरेंज करके पैराग्राफ बना सकता हूँ, पांचवा ऐसा बोले पैराग्राफ को रीअरेंज करके स्टोरी लिख सकता हूँ, और छठा ऐसा बोले स्टोरी को रीअरेंज करके बुक लिख सकता हूँ। तो जो पहला वाला बालक है जिसे अल्फाबेट आता है वो क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या है? और जो बुक लिख सकता है वो क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ये ह्यूमन हो गया, और इसके बीच में गधा घोड़ा गाय बिल्ली बकरी कुत्ता चिंपैंजी बाकी सब आ गए। सबका लेवल अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सबसे टॉप का लेवल हमारे अंदर। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन, लेकिन हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्लियर है? बोलो भाई। दूसरे पॉइंट से समझते हैं, टू अवेयर हिमसेल्फ, अपना ध्यान रखना, ऐसा क्यों कहा गया? नॉर्मली अगर थोड़ी ब्रॉड थिंकिंग रख करके सोचे तो इस दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? ह्यूमंस। बाकी सारे एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। चेंज हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो खत्म हो जाते हैं। डायनासोर चले गए क्यों? क्योंकि बदलती एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ अपने आप को नहीं बदल पाए, इसलिए खत्म हो गए। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन में एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे क्या, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे, है कि नहीं? एकमात्र मेरे हिसाब से ह्यूमन इस दुनिया में ऐसा है जो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को बदल सकता है। बाकी ऑर्गेनिक एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से बदलते हैं, बदल पाए तो जिंदा रहेंगे, नहीं बदल पाए तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे समझो, सब रह ही रहते, अपन भी रह ही रहते। गर्मी लगने लगी साहब, अब तुमको क्या लगता है गर्मी हमको लगी होगी, डॉग को नहीं लगी होगी? उसको भी लगी। हमको ज्यादा गर्मी लगी, हमने पंखा बनाया, हमने बनाया। हमको और गर्मी लगने लगी तो हमने कूलर बनाया।
कभी डॉग के नाम रजिस्टर्ड है क्या? कोई कूलर हॉर्स के नाम हो, कैट के नाम नहीं। और गर्मी लगने हमने एसी बनाया था, और गर्मी लगने लगी साहब हमने दुनिया का सबसे छोटा एसी बनाया। मेरा दावा है आने वाले 4-5 साल में मार्केट में एक जेल क्रीम आएगी, देखना, क्लियर कट लिखा होगा, जब आप 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर निकले तो इस जेल को अपनी स्किन के ऊपर लगा के जाए, जैसे ही सूरज की किरणें पड़ेगी अंदर ठंडक का एहसास। नहीं, मान के चलो थोड़ी देर के लिए। और ज्यादा एनवायरमेंट, अर्थ का टेम्परेचर राइज हुआ, सपोज करो 50-55 के आसपास पहुंच गया, तो आपकी जान के बता दूं, हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए पूरा शहर बसा देंगे साहब, जिसका मॉडरेट टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ भी बोलता है ये आदमी भाई, कुछ भी नहीं लगता तुमको? अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो किसी भी मॉल में चले जाना, बाहर का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री होगा तो मॉल का टेम्परेचर 25 होगा, हाँ या नहीं? जब हम मॉल बना सकते हैं ना, तो हम पूरा शहर भी बता सकते हैं। ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस, टू अवेयर हिमसेल्फ, अपने बारे में ध्यान रखना। टाइम टाइम पर आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, पॉलिसीज आ रही है कि नहीं आ रही? BS 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही तो है। अपने आप को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप किए जा रहे हैं, कुछ चीजें बनाई जा रही है, कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल वो कार्बन इमिशन पे भी बड़ा काम चल रहा है। तो ये क्या है? अपने आप को ये अवेयर हिमसेल्फ, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्लियर है? बोलो भाई। चल, अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्लास कितने बजे छोड़ते? 35? झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ पक्का 35? हाँ हाँ बेटा। दोबारा बोल बेटा। हम्म हम्म लिविंग में रखने का यही तो एकमात्र क्राइटेरिया अपने पास में। ऐसा संभव ही नहीं होगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मेन मेड थिंकिंग है, नेचुरल नहीं है। नहीं, वो आपके लिए कॉन्शियस है, नेचुरली कॉन्शियसनेस थोड़ी है। अभी टीवी सामने रखा है, मैंने रिमोट से बटन दबाया, टीवी चालू हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। अगर मैं प्लग निकाल के रखूं तो कितने ही रिमोट दबा लूं? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये मेन मेड है। और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, नेचुरल की बात कर रहे हैं। लाइट की प्रेजेंस में काम होगा ही सही, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी सही, विंड की कैपेसिटी होगी सही, इन सब चीजों को लेकर के बात करें। मेन मेड थिंकिंग के ऊपर हम लिविंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे भाई। किसी भी चीज, बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पहले चीजें लिविंग होगी, उसके बाद ही एग्जाम्पल कोट होंगे ना। रोबोट की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, क्या ये लिविंग है? तो लिविंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा ही नहीं। चिट्टी रोबोट बनाया था ना, बनाया था ना, क्या वो लिविंग था? बात करता था, सब काम करता था, ह्यूमन से ज्यादा चले, था तो एक रोबोट, चार्ज करना पड़ता था ना, है कि नहीं? ऐसा। चलिए, अब यहाँ पर 35 पे छोड़ते हैं ना, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो एक तो दिवाली के एक दिन पहले भी आया हूँ, और ऊपर से 5 मिनट पहले भी छोड़ दूं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक? एक कोमा पेशेंट, एक कोमा पेशेंट जिसका ब्रेन लगभग डेड हो चुका है, मशीनों के सारे जिसे जिंदा रखा गया है, जिसके नॉर्मल लाइफ में लौटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये कोमा पेशेंट कंसिडर है लिविंग या डेड? वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। आपने बोला लिविंग। चलो कोई भी एक जना खड़ा होकर के साबित करो ये लिविंग है। हाँ बेटा। साबित करो ना, कैसे? वेरी गुड, मेटाबॉलिज्म। चलो, मैं ये सुनना चाह रहा था। बहुत सही बात, बिल्कुल। थोड़ा ऑथर की भावना को भी समझो। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज। अब एनसीईआरटी क्या चाह रही है कि हमने 4 कैरेक्टर के बारे में बात करी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और इन 4 में सबसे अच्छा कैरेक्टर हमने कौन सा बताया? इसका मतलब अगर कोमा पेशेंट को हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा जवाब क्या होगा? कॉन्शियसनेस।
मेटाबोलिन को उसने खुद डिक्लाइन किया। अगर मेटाबोलिन को ही सबसे सही कैरेक्टर मानता तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात नहीं करता, या कोमा पेशेंट का जो क्वेश्चन देना होता वो कोमा पेशेंट का क्वेश्चन मेटाबोलिन के ठीक बात दिया होता। इसका मतलब ऑथर कहीं ना कहीं जवाब चाह रहा है कि इन चारों में से जिस कैरेक्टर को आपको बेस बना के जवाब देना वो होना चाहिए कॉन्शियसनेस। रही बात मेटाबोलिन की, तो वो आपको क्लियर कर दूं, मैंने थोड़ी देर पहले इस बात को साबित किया, जो जिंदा है उसमें मेटाबोलिन है, लेकिन जिसमें भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म हो वो जिंदा हो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो एनसीईआरटी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करती। भाई ये बात तो तय है ना कि जो लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन जिसमें भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म हो वो लिविंग हो ये कोई जरूरी। अगर ऐसा होता तो ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनर जार क्या होते, लिविंग होते। ये बात तय है कि कोमा पेशेंट में मेटाबॉलिज्म है क्योंकि लिविंग है वो, लेकिन इसके बिहाफ पर आप लिविंग साबित नहीं कर सकते। अब बात आती कॉन्शियसनेस, क्योंकि यही अपन ने चारों में से सबसे अच्छा कैरेक्टर माना है, हाँ या नहीं। अब साबित करते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बताया कॉन्शियसनेस के बारे में? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स। कहां कर रहा है, हमने जाके 20 थप्पड़ मारे उसको, उसने तो रिप्लाई किया ही नहीं। अरे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं ना। अगर आप इसे ही रेस्पॉन्स मानते हैं तो रोज रात को हम मर जाते हैं, दूसरे दिन उठ के जिंदा हो जाते हैं। हाँ और क्या, एक आदमी को एक बोतल शराब पे लोगों को चाकू मार दो आप उसके पैर पे, पता ही नहीं चलेगा उसको। नहीं, क्लियर है? अब आओ समझते कॉन्शियसनेस कैसे समझते। कॉन्शियसनेस मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल, दूसरे को बोलते हैं इंटरनल। जब आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोवाइड कराए जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा रिस्पॉन्स होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। वाओ, पहले थप्पड़ मारते फिर सोचते ओह ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या? पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है? यकीन नहीं आता। याद करो 6 to 10 में साइंस की एक बुक के अंदर एक डायग्राम होगा, एक पर्सन ऐसे खड़ा होगा, उसको इधर से ऑलपिन चुबाते हुए दिखाया होगा, फिर यहां से चल के कुछ यहां जाता है, फिर यहां से चल के कुछ यहां आता है, हाथ के। तो पहले कौन सा रेस्पॉन्स हुआ, फिर कौन सा हुआ, एक्सटर्नल। तो कोमा पेशेंट एक्सटर्नल रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, इंटरनल तो शो कर रहा है। कैसे? जब उसे आप इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन भर करके इंजेक्ट करते हो तो वो मेडिसिन यहीं पड़ी रहती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, और वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स दिखा रहा है। धीरे धीरे इंटरनल रेस्पॉन्स इतने ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाएंगे कि इन इंटरनल रेस्पॉन्स की वजह से कौन से रेस्पॉन्स जनरेट होंगे, एक्सटर्नल। और जब एक्सटर्नल रेस्पॉन्स जनरेट होंगे तो वो कोमा से बाहर आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, कोमा में जाने का मतलब मरना नहीं होता है। बी फ्रेंकली, वो लोग हाथ खड़े करना जिनके नाते रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, अड़ोसी पड़ोसी या जानकार लोग कोमा में रहने के बाद में आज के डेट में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। किसी के पास देखो 3 एग्जाम्पल अपने सामने, 4 एग्जाम्पल, एक मेरा भी जोड़ लो। मेरी मदर इन लो 4 साल तक कोमा में रही, कंप्लीट डेड। मतलब वही जो सिचुएशन एनसीईआरटी में लिखी है, शायद मेरे को बताने के लिए भगवान ने वो सिचुएशन मेरे घर में जनरेट करी, और आज के डेट में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। क्यों? जब वो कोमा में थी तो उन्हें जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा था, वो इंटरनल रेस्पॉन्स धीरे 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 इतने प्रॉम्प्ट हुए कि उसकी वजह से एक्सटर्नल रेस्पॉन्स जनरेट हुए, और आज के डेट में वो नॉर्मल जिंदगी जी रही है। क्लियर है? तो कोमा पेशेंट लिविंग है या डेड है? क्यों है? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है। ये तो देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, 4 में से सही पता हो, ये वो सही था। तरीका नंबर 2, 3 को गलत कर दो तो जो बच गया वो आंसर है। अभी हमने ये साबित किया था कि कोमा पेशेंट लिविंग है, अब हम ये साबित करते हैं कि कोमा पेशेंट मरा नहीं है, तो भी ये साबित हो जाएगा कि वो जिंदा है। बोलो। चलो डेथ की बात करें। हाउ मेनी टाइप ऑफ डेथ, कौन कौन सी? हाँ, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब डेथ दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो डेथ होती है जिसपे डॉक्टर बाहर आके बोलता है ही इज नो मोर और शी इज नो मोर, तो नाते रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, अड़ोसी पड़ोसी रोना पीटना शुरू कर देते हैं। उसके कुछ घंटों के बाद होती है बायोलॉजिकल डेथ। व्हाट इज बायोलॉजिकल डेथ? लाइफ जैसे शुरू होती है खत्म भी वैसी होती है। लाइफ सबसे पहले आती है कहां पर, सेल, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन। खत्म भी ऐसी होती है। जब किसी ऑर्गेनिन की डेथ होती है तो पता है क्या होता है, एक ऑर्गेनिन बहुत सारे, जैसे मैं एक ऑर्गेनिन,
बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के एक कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट। जब मेरी डेथ होगी तो पता है क्या होगा, कि जितने भी मेरे ऑर्गन सिस्टम है ना, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो किसकी डेथ हुई? ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई। क्या ऑर्गन सिस्टम मर गए क्या? ऑर्गन सिस्टम जिंदा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ है जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई। कौन जिंदा है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बना होता है ऑर्गन से। जैसे ही दो ऑर्गन के बीच का कोऑर्डिनेशन ब्रेक होता है, किसकी डेथ हुई? ऑर्गन सिस्टम की। कौन जिंदा है? ऑर्गन किससे मिलकर बना है? जैसे ही दो टिश्यू के बीच का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ, किसकी डेथ हुई? कौन जिंदा है? टिश्यू किससे मिलकर बना है? दो सेल के बीच का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ, किसकी डेथ हुई? कौन जिंदा है? अब ये टिश्यू को तो सेल को ना तो फूड मिल रहा है, ना एनर्जी मिल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही, तो इसके बाद जितना स्टोर है तब तक जिंदा रहेगी, उसके बाद में ये मर जाएगी। इस डेथ को क्या बोलते हैं? जो कि क्लिनिकल डेथ के कुछ घंटों बाद होती है। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा ऑर्गन डोनेट करने का, हाँ या नहीं? तो बताओ, ऑर्गन डोनेट मरने के पहले करते हैं बाद में करते हैं? पहले भी कर सकते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ भाई, गलत थोड़ी है, किडनी देते ही है ना, पहले भी कर सकते हैं बाद में। तो ये भी सुना होगा कि मरने के बाद बॉडी ऑर्गन को डोनेट करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। 1-1.5 घंटे के अंदर अगर आंखें डोनेट कर दी जाए, निकाल ली जाए, तो दूसरे की जिंदगी को रोशन कर सकती है। 2-2.5-3 घंटे में किडनी निकाल ली जाए तो किसी दूसरे काम आ सकती है। 5-6 घंटे में इंटेस्टाइन निकाल ली जाए तो दूसरे की। टाइम ड्यूरेशन क्या बताता है? सेलुलर लेवल पर डेथ को। तो अगर ये टाइम चूक गया, निकल गया, तो सेलुलर लेवल पर डेथ हो जाएगी। और अगर एक बार सेलुलर लेवल पर डेथ हुई, तो वो बॉडी पार्ट या बॉडी या तो जलाने के काम आएगी या गाड़ने के काम आएगी। तीसरा भी कोई यूज है? मेडिकल कॉलेज आपके काम आएगी, हाँ या नहीं? है कि नहीं? तो ज्यादा अच्छा है वो किसी के काम आए, जलाने गाड़ने या मेडिकल कॉलेज। क्लियर है साहब? तो बताओ, कोमा पेशेंट जिंदा या मर गया? क्लियर है साहब? मैंने एनसीईआरटी के 5 पेज आपको पढ़ाए, 1, 2, 3, 4, 5। आपकी दिवाली की 4-5 दिन की छुट्टी है, तो ये आप एनसीईआरटी के 5 पेज पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भाई? क्लियर है? उसके बाद फिर अपन अगले टर्न से शुरू करेंगे डाइवर्सिटी। अरे रुक जाओ 2 मिनट, इनसे भी पूछ लू मैं। हाँ भाई, ऑनलाइन में जो है बच्चे, कोई दिक्कत? प्लीज रिप्लाई। अंकित, सैयद, संजीव। अरे रुको तो सही, इनको भी तो पूछूं। ऋतिकेश, संजीव, नो डाउट। ठीक है, चलिए जी, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास लीव कर रहा हूँ।